हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। इसमें आपको विद्युत पारेषण के अंतर्गत एक आपको उपभोक्ता युक्ति तक विद्युत शक्ति को पहुंचाने की एक रूपरेखा आपको इस डायग्राम के अंदर आपको बताई गई है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यानी ये विद्युत का जो पारेषण होता है वो विद्युत उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक किस प्रकार से होगा, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पावर जनरेशन के बारे में बताया था कि विद्युत को किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आपको एक डायग्राम बताया गया है। इस डायग्राम की आपको एक लाइन डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि विद्युत उत्पादन जो केंद्र होता है उसमें 3.3 किलो वोल्ट या 6.6 केवी अथवा 11 किलो वोल्ट क्षमता के 3 फेज अल्टरनेटर होते हैं, उनको स्थापित किया जाता है और अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति का एक अंश होता है वह 11 किलो वोल्ट ऑब्लिक 400 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 400 वोल्ट की सप्लाई में परिवर्तित करके पावर हाउस और उससे जुड़ी आवासीय कॉलोनियों को प्रदान कर दिया जाता है। ये देखो, जो 11 किलो वोल्ट की जो लाइन है उसको 400 वोल्ट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित करके उसको आवासीय कॉलोनी के अंतर्गत उसको वितरण कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, और दूसरी ओर क्या होता है कि उत्पादित शक्ति होती है उसका जो कुछ अंश होता है, उसके जो मुख्य अंश होता है उसको एक फीडर लाइन, ये आपको बताया गया एक फीडर लाइन के द्वारा 11 किलो वोल्ट ऑब्लिक 220 किलो वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को प्रदान कर दिया जाता है। एक फीडर लाइन के द्वारा 11 किलो वोल्ट है, 11 किलो वोल्ट है जो 220 किलो वोल्ट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर को प्रदान कर दिया जाता है। और यहाँ से विद्युत शक्ति होती है वह उच्च वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, ये देखो हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ग्रिड स्टेशन को पहुँचा दी जाती है। ग्रिड स्टेशन क्या होता है कि एक क्षेत्र अथवा एक राज्य में विद्युत उत्पादन केंद्रों को ग्रिड स्टेशन के द्वारा ही दूसरे क्षेत्र अथवा राज्य के विद्युत उत्पादन केंद्रों से जोड़ दिया जाता है। इससे ग्रिड स्टेशन से यह लाभ होता है कि किसी भी विद्युत उत्पादन केंद्र में ब्रेकडाउन हो जाता है तो अन्य जो देश होते हैं या अन्य स्थान से होता है वहाँ से विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत की शक्ति होती है, उसकी आपूर्ति होती है, वह बनाए रखी जाती है। अब क्या होगा कि यहाँ से ग्रिड स्टेशन में आ गया। अब ग्रिड स्टेशन से बाद में क्या होता है कि विद्युत शक्ति होती है वह किसी नगर, उपनगर या कस्बे के सब स्टेशन पर उच्च वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पहुंचाई जाती है। ये देखो, हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है और सब स्टेशन पर विद्युत शक्ति 33 किलो वोल्ट ऑब्लिक 11 किलो वोल्ट के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 वोल्टेज की सप्लाई में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, यह जो 11 केवी की जो लाइन होती है वह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। ये देखो, प्राइमरी 11 किलो वोल्ट की जो लाइन होगी उसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहा जाता है। और इसका जो मुख्य वितरण होता है वह उस नगर, उपनगर या औद्योगिक क्षेत्र में वितरण केंद्रों तक विद्युत शक्ति को पहुंचाई जाती है। अब वितरण केंद्र से क्या करेंगे, ये जो 11 किलो वोल्ट की विद्युत शक्ति होती है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 400 वोल्ट की सप्लाई में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे एक 3 फेज अथवा सिंगल फेज लाइन के द्वारा क्या होगा, 3 फेज और सिंगल फेज लाइन के द्वारा उपभोक्ता को प्रदान कर दिया जाता है। तो आपको ये विद्युत ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की एक आपको लाइन डायग्राम बताया गया है, इसके द्वारा आपको समझाया गया है। अगला देखते हैं कि अगली कुछ इसमें
कुछ डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि मेन फीडर क्या होता है, ट्रांसमिशन फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है, सर्विस मेन लाइन के बारे में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और विद्युत सब स्टेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि मेन फीडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं। अल्टरनेटर को स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली बेयर, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, जो एक नंगा तार होता है, उसको बेयर अथवा इंसुलेटेड लाइन मेन फीडर कहलाती है। यानी जो अल्टरनेटर होता है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उससे संयोजित करने वाली एक बेयर अथवा इंसुलेटेड जो लाइन होगी वह मेन फीडर कहलाती है। अगली परिभाषा आपकी है ट्रांसमिशन फीडर। ट्रांसमिशन फीडर किसे कहते हैं कि विद्युत उत्पादन केंद्र के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को ग्रिड स्टेशन अथवा सीधे ही सब स्टेशन तक पहुंचाने वाली लाइन ट्रांसमिशन फीडर कहलाती है। इसकी डेफिनेशन है, इनके आपको पॉइंट्स एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे कि अब ट्रांसमिशन फीडर क्या हो गया कि विद्युत उत्पादन केंद्र के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को ग्रिड स्टेशन या सीधे ही सब स्टेशन तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है उसे ट्रांसमिशन फीडर कहते हैं। तीसरा है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को वितरण केंद्र तक पहुंचाने वाली लाइन होती है, वह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। अगली परिभाषा देखते हैं अपन, सर्विस मेन लाइन क्या होती है? वितरण केंद्र से विद्युत शक्ति को उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सिरोपरि यानी ओवरहेड लाइन या भूमिगत लाइन, जिसे अंडरग्राउंड लाइन कहते हैं, सर्विस मेन लाइन कहलाती है। यानी वितरण केंद्र से जो विद्युत शक्ति होती है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो सिरोपरि लाइन होगी या भूमिगत लाइनें होती है वह सर्विस मेन लाइन कहलाती है। सिरोपरि लाइनें जो आपके बाहर सप्लाई के अपने घरों के बाहर में जो तार अपने को निकलते दिखाई देते हैं पोल्स के द्वारा, उनको अपन ओवरहेड लाइन या सिरोपरि लाइनें कहते हैं। अगली परिभाषा है आपकी विद्युत सब स्टेशन की। भी सब स्टेशन क्या होता है? विद्युत पारेषण, पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन। विद्युत पारेषण एवं वितरण के अंतर्गत ग्रिड स्टेशन से प्राप्त 33 किलोवोल्ट सप्लाई से 11 केवी सप्लाई में परिवर्तित करने वाला स्टेशन सब स्टेशन कहलाता है। यानी जो विद्युत ट्रांसमिशन और विद्युत वितरण होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ग्रिड स्टेशन होता है उससे 33 केवी सप्लाई को जो 11 केवी सप्लाई में परिवर्तित करते हैं, जो परिवर्तित जिस स्टेशन के द्वारा होता है उसे सब स्टेशन कहा जाता है। या सब स्टेशन की एक और परिभाषा भी हो सकती है कि इसके अतिरिक्त विद्युत शक्ति वितरण के अंतर्गत 11 केवी सप्लाई होती है, उसको 400 वोल्ट की सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक नगर में भिन्न भिन्न स्थानों जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान, कॉलोनी, व्यापारिक केंद्र आदि पर जो स्टेशन स्थापित किया जाता है वह क्या कहलाता है? सब स्टेशन कहलाता है। तो अगला हमारा जो अब टॉपिक है वह है एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज। उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति पारेषण से क्या क्या लाभ होते हैं। अब इसमें क्या है, इसके एडवांटेज क्या होंगे कि अब ट्रांसमिशन लाइन है उसको हाई वोल्टेज के ऊपर काम में ले रहे हैं अपन, तो उसमें उसके कुछ एडवांटेज है वो देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। कि हमारे जो संपूर्ण विश्व है उसमें जो विद्युत शक्ति का जो ट्रांसमिशन है वह उच्च वोल्टेज पर अब किया जा रहा है और भारत में भी इसका काम अब स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकली रूप से। तो उच्च वोल्टेज पर जो विद्युत शक्ति पारेषण है उसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, चालक धातु की बचत होती है। नंबर 2, पारेषण जो लाइन होती है उसकी जो दक्षता होती है उसमें वृद्धि बढ़ती है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी अधिक रहता है। पारेषण लाइन की विद्युत शक्ति अपव्यय में भी कमी होती है और पारेषण लाइन की स्थापना लागत में भी बचत होती है। तो ये इसके लाभ के कुछ पॉइंट हैं।
जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, टेक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी मैं इसमें आपको वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो चैनल के द्वारा आपको स्टडी प्राप्त हो रही है उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। अभी आपके लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो अभी सबके कॉलेजेस वगैरह में आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इस चैनल के द्वारा मैं आपको ITI सेकेंड ईयर का जो अभी सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके कोर्स अपना कंप्लीट होने के बाद निम्मी के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनके भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि विद्युत वितरण किस प्रकार से होता है, उसके अंतर्गत उसमें उपभोक्ता तक विद्युत शक्ति को अपन जो पहुंचाते हैं वह विद्युत वितरण कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सब स्टेशन से उपभोक्ता तक विद्युत शक्ति को पहुंचाना विद्युत क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। इसके लिए 3 विधियां प्रयुक्त होती है, यानी सब स्टेशन पे जो अपने को विद्युत शक्ति प्राप्त होती है उस विद्युत शक्ति को क्या होता है, उपभोक्ता तक जो पहुंचाते हैं उसको वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली होती है रेडियल प्रणाली, दूसरी होती है रिंग प्रणाली और तीसरी होती है अंतर संयोजित प्रणाली। तो पहला अपन देखते हैं कि रेडियल प्रणाली क्या होता है। हो सकता है आपको MCQs के अंदर पूछे कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको हो सकता है कि तीनों में से कोई भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एक विधि दे दे आपको और उसके साथ में तीसरी को दूसरी और मेथड आपको डाले। तो इन विधियों के नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पहली होती है रेडियल, दूसरी होती है रिंग और तीसरी होती है अंतर संयोजित प्रणाली। पहला रेडियल प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में या उपनगरों में वितरण केंद्र स्थापित किए जाते हैं और वितरण केंद्र पर 11 kV/400 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, मेन फ्यूज, आइसोलेटर स्विच आदि क्या होता है, स्थापित किए जाते हैं। यह वितरण केंद्र क्षेत्र के लोड के आकार के अनुसार छोटा और बड़ा होता है, यानी जितना क्षेत्र में लोड की आवश्यकता होती है उसके आकार से ही इसको वितरण केंद्र को बनाया जाता है। इस प्रणाली की ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि इस प्रणाली की यह विशेषता होती है कि एक सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत लाइन में दोष उत्पन्न हो जाने पर लाइन का जो वही ब्लॉक होगा, वही खंड होगा, उसी में ब्रेक डाउन होता है। शेष लाइनें होती है वह अपने सुचारू रूप से स्टार्ट या चालू रहती है। तो ये हो गई आपकी रेडियल प्रणाली। दूसरी है आपकी रिंग प्रणाली। इसमें क्या होता है कि इस वितरण में प्रत्येक वितरण केंद्रों को 2 ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है, यानी इसमें क्या होगी, वितरण केंद्रों को 2 ओर से सप्लाई प्रदान करते हैं, जिससे कि एक ओर की सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर सप्लाई स्टार्ट रहती है और इस प्रकार 11 kV लाइन का एक वृत्त सर्कल बन जाता है। इस कारण से यह रिंग प्रणाली कहलाती है। तो वापस बताती हूँ कि रिंग प्रणाली क्या होती है। इसमें क्या होती है कि वितरण केंद्रों को 2 ओर से उसको सप्लाई प्रदान करते हैं, जिससे कि क्या होती है, यदि एक ओर की या एक साइड की यदि सप्लाई बंद हो जाती है तो दूसरी ओर से उसको सप्लाई होती है वह स्टार्ट रहती है। तो दूसरी ओर सप्लाई होती है वह क्या होती है, स्टार्ट रहती है। इस प्रकार इसमें क्या होती है कि 11 kV की जो लाइन होती है उसका एक सर्कल बन जाता है। इस कारण से इस प्रणाली को रिंग प्रणाली कहते हैं। तीसरी है आपकी अंतर संयोजित प्रणाली। इस प्रणाली को क्या कहते हैं, ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। अंतर संयोजित प्रणाली का जो अन्य नाम है उसे ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। इसमें विद्युत शक्ति का उपभोक्ता को वितरण
होता है वह रिंग प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। यानी इसमें जो विद्युत शक्ति का होगा उसको उपभोक्ता तक जो वितरण किया जाता है वह रिंग प्रणाली के द्वारा किया जाता है। परंतु इसमें क्या होता है, प्रत्येक सब स्टेशन जो 33 केवी ऑब्लिक 11 केवी का होता है उसको एक ग्रिड स्टेशन से संयोजित कर दिया जाता है। भारत में क्या है, अनेक राज्यों में आपसी सहयोग से एक राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है कि यदि एक राज्य में कुछ विद्युत उत्पादन केंद्रों में किन्हीं कारणों से यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो अन्य राज्यों से प्राप्त विद्युत शक्ति से विद्युत वितरण की जो व्यवस्था होती है वह सुचारू रूप से चालू रहती है। इस प्रकार देश में लगभग सभी जगह पर मुख्य जो विद्युत उत्पादन केंद्र है उसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया गया है। तो इसे अंतर संयोजित यानी एक दूसरे का आपस में संयोजन, इस कारण से इसको अंतर संयोजित प्रणाली कहते हैं, इसको ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वापस बता रही हूँ कि विद्युत शक्ति होती है उसको उपभोक्ता तक विद्युत वितरण जो होता है वह रिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक सब स्टेशन होगा उसको ग्रिड से जोड़ दिया जाता है ताकि क्या होगा कि यदि इसमें एक राज्य के अंदर कुछ विद्युत उत्पादन केंद्रों में यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो अन्य राज्यों से विद्युत शक्ति को प्राप्त करके उसकी वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखा जाता है। आजकल सभी देश मतलब पूरे देश के अंदर लगभग सभी स्थानों पर जो मुख्य विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको इसको वीडियो को बार बार देखते रहोगे, इसको बार बार इसको आप पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये है अब जो टॉपिक है आपके वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।